Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video we will be proceeding with Raman spectroscopy. In the previous video I started Raman spectroscopy and discussed a very brief aspect of it. At the end I coined a term molecular polarizability और इसका मैंने बस एक इंट्रोडक्शन ही दिया था कि मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी क्या है। तो ये क्या था? मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी बेसिकली क्लासिकल थ्योरी है विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये काफी हद तक हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने में मदद करती है। तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारा मॉलिक्यूल है जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किस इलेक्ट्रिक फील्ड में? जिस लाइट को हमने उसके ऊपर रेडिएट किया है उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब मॉलिक्यूल हमारा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आएगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वाला नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो न्यूक्लियाई वाला पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसकी वजह से एक डायपोल आपका जनरेट हो जाएगा और इस डायपोल का एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, अब जो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपके मॉलिक्यूल में जनरेट हुआ है उसे हम म्यू से सिग्निफाई करते हैं और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अब दो चीजों पे डिपेंड करेगा और वो दो चीजें क्या होंगी? एक तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने लाइट रेडिएट की है उस लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो एक तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा और दूसरा किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? पोलराइजेबिलिटी, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। दिस अल्फा इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कि मतलब आपका मॉलिक्यूल कितना पोलराइज हो सकता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिपेंड करेगा। अब जब यहाँ पे बात आई है पोलराइजेबिलिटी की, तो पोलराइजेबिलिटी जो यहाँ पे हमें देख रहे हैं वो है आपकी एनाइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी। अब एनाइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है? आप देखिए जो मॉलिक्यूल्स अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे उसमें हमने क्या बोला कि एक आपका डायपोल जनरेट हो रहा है। तो जैसे आपका एक सिंपल मॉलिक्यूल आप लीजिए, सपोज आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल H2 है। तो अब आप देखिए जो ये बॉन्ड है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करना ज्यादा इजी होगा अगर मैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अप्लाई करूं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजीली डिस्प्लेस हो जाएंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बॉन्ड एक्सिस के अलोंग होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड एक्सिस भी हो सकती है या किसी और पर्टिकुलर एंगल पे भी हो सकती है। डायटोमिक के केस में तो वो सेम ही रहेगा, बट देयर कैन बी मेनी एंगल्स जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर सकते हैं, अलोंग द बॉन्ड एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड एक्सिस एंड मेनी अदर। तो इसीलिए अलग अलग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको जो पोलराइजेबिलिटी मिलेगी वो अलग अलग एक्सटेंट की मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारी पोलराइजेबिलिटी है वो एनाइसोट्रोपिक है। अगर आपको हर डायरेक्शन में सेम पोलराइजेबिलिटी मिलती तो उसको आइसोट्रोपिक बोलते, बट यहाँ पे जो आपकी पोलराइजेबिलिटी है वो एनाइसोट्रोपिक है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद मॉलिक्यूल्स पे हमको पोलराइजेबिलिटी मिलती है, उसको समझने के लिए हम क्या बनाते हैं? एक 3 डायमेंशनल सरफेस क्रिएट करते हैं। हमें इसको इतना डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर नॉलेज वी शुड नो कि ये जो पोलराइजेबिलिटी आई है इसको हम कैसे समझते हैं। तो एक 3D सरफेस क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड। तो इसमें क्या होता है कि ये इलिप्सॉइड जनरली आपने बुक्स में बने हुए भी देखे होंगे। जब आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं जनरली आपको कुछ ऐसे बना हुआ मिल सकता है, स्फेरिकल बना हुआ मिल सकता है, ऐसे भी बना हुआ मिल सकता है, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में इलिप्सॉइड बने हुए मिलेंगे। तो दे आर नथिंग बट कोई भी आपका H2 मॉलिक्यूल है या फिर CO2 मॉलिक्यूल है या फिर आपका CHCl3 जैसे सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है या फिर H2O एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है। तो जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी जो डिफरेंट आपकी वाइब्रेशन, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है या जिस शेप में ये एग्जिस्ट करते हैं उस
शेप में जब आप इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, मतलब इनकी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अप्लाई करते हैं या उसके परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से ये बिहेव करते हैं। उसे ही समझने के लिए हम ये इलिप्सॉइड ड्रॉ करते हैं। इन इलिप्सॉइड की जो शेप है वो डिपेंड करेगी कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, और जो इनका साइज है वो डिपेंड करता है आपके साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे। जैसे आप अगर लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो H2 भी एक लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, O2 भी एक लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब देखा जाए तो इनके अंदर जो बॉन्ड एक्सिस हैं वो सेम तरीके की हैं, तो इसीलिए इनका जो इलिप्सॉइड का शेप होगा वो सेम होगा, लेकिन जो उनका साइज होगा वो अलग होगा, बिकॉज दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसीलिए हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी को भी स्टडी कर सकते हैं, मतलब क्लास को स्टडी कर सकते हैं कि भाई ये हमारे सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें सेम तरीके की बॉन्ड एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, तो उस अकॉर्डिंग इनके इलिप्सॉइड्स सिमिलर होते हैं, बट उनका जो साइज है वो अलग अलग होगा। तो इसमें हमें इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है कि इलिप्सॉइड्स कैसे ड्रॉ होते हैं। इसमें अभी जो हमें आगे चीज समझने की है वो है कि हमको रेले और रमन स्कैटरिंग समझनी है। तो अभी आप देखिए, जो आपके मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ है, तो ये जो आपका डायपोल है ये बेसिकली किस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा? ये ऑब्वियसली उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा जिस फ्रीक्वेंसी का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो जब भी हम अपने मॉलिक्यूल के ऊपर वो लाइट रेडिएट करेंगे तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डिनोटेड बाय E इक्वल E नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। अब आप देखिए जो यहाँ पे न्यू है ये वही फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो आपने रेडिएट की है अपने मॉलिक्यूल पे, ठीक है। तो अब आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हुआ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, दैट कैन बी रिटन एज E नॉट अल्फा पोलराइजेबिलिटी साइन 2 पाई न्यू टी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो भी इसी फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहा है जो फ्रीक्वेंसी आपकी इंसिडेंट लाइट की है, ठीक है। तो आप देखिए ये तो सबसे बेस्ट तरीका है ना, दिस इज द बेस्ट क्लासिकल वे टू अंडरस्टैंड रेले। रेले हमने क्या बोला था कि जब भी हमारा मॉलिक्यूल एक वर्चुअल लेवल में एक्साइट होगा और वो वापस उसी लेवल में आ जाएगा जिस लेवल से वो एक्साइट हुआ था, वो हमारा रेले स्कैटरिंग था। तो ये तो बेसिकली हमारा रेले स्कैटरिंग को एक्सप्लेन कर ही रहा है, ठीक है। अब हमको मेन समझना है रमन स्पेक्ट्रिंग, रमन स्कैटरिंग। रमन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? अब देखिए इसमें अभी तक हमने एक चीज कंसीडर नहीं की, अभी तक हम बस ये बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट डाली, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्रीक्वेंसी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की थी वही फ्रीक्वेंसी से अभी हमारा ये डायपोल ऑसिलेट हो रहा है। बट आप सपोज कीजिए जो आपका मॉलिक्यूल है वो भी कुछ इंटरनल मोशन करने लगे, जो कि वो करता ही है। आपका मॉलिक्यूल कुछ इंटरनल मोशन करने लगे, और वो इंटरनल मोशन क्या है जो अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं, रोटेशन है या वाइब्रेशन है, ठीक है। तो अगर हमारा मॉलिक्यूल ये इंटरनल मोशन करने लगेगा, रोटेशन या वाइब्रेशन, तो एक और फ्रीक्वेंसी प्ले में आ जाएगी। अभी तक तो सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी थी जो हमारी लाइट की थी, बट अगर ये इंटरनल मोशन हुआ तो एक फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन will also be present in the molecule। तो उसकी वजह से क्या होगा, there will be change in polarizability। अब जो ये आपकी वाइब्रेशन मतलब जो आपका ये इंटरनल मोशन है that may change the polarizability periodically, ठीक है। अभी तक आपका पोलराइज हुआ, पोलराइज होने के बाद एक पोलराइजेबिलिटी आई, बट इन इंटरनल मोशन की वजह से वो पोलराइजेबिलिटी भी टाइम के साथ चेंज हो सकती है। तो इसीलिए ये जो इंटरनल मोशन है यही बेसिकली आप
को रमन स्कैटरिंग देंगे। ठीक है, अब इस पोलराइजेबिलिटी चेंज की वजह से क्या हुआ वो हमको देखना है, उसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं। पहले तो आपकी पोलराइजेबिलिटी सिर्फ अल्फा थी, बट जैसे ही आपकी ये इंटरनल मोशन आया, उस इंटरनल मोशन की वजह से आपकी एक फ्रीक्वेंसी और इंट्रोड्यूस हो गई। तो अब हुआ क्या, जो आपकी पोलराइजेबिलिटी है वो भी अब रीडिफाइन हो जाएगी, एंड दैट विल बी रिटन एज अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वाइब्रेशन टी। इस फ्रीक्वेंसी को न्यू वाइब्रेशन लिखा है बिकॉज ये मॉलिक्यूल के इंटरनल मोशन की वजह से आई है। और ये बीटा क्या है, दिस बीटा इज चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू दिस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। मतलब जो ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इस पोलराइजेबिलिटी को चेंज करेगी, ये बीटा वो फैक्टर है। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई वाइब्रेशन ऐसी हो जो पोलराइजेबिलिटी को चेंज ना करे। अगर ऐसा होगा तो उस समय इस बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस समय फिर आपका जो अल्फा है वो अल्फा नॉट ही रह जाएगा। और अल्फा नॉट क्या है, ये आपका इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी है। मतलब अगर हम इंटरनल मोशन को कंसीडर ना करें, सिर्फ नॉर्मली लाइट रेडिएट की और उसकी वजह से जो पोलराइजेबिलिटी आई मॉलिक्यूल के अंदर, वो हमारी इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी है। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस हुए हैं, तो इनको हम पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, then mu will be rewritten as alpha naught plus beta sin 2 pi new vibration t, और ये आपका अल्फा ई नॉट और ये है। अब इसको अगर आप खोल के लिखेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, सॉरी अल्फा की जगह तो आपने पुट ही कर दिया, सिर्फ ई नॉट साइन है, तो अब आपका बनेगा अल्फा नॉट ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी मल्टीप्लाई साइन 2 पाई न्यू वाइब्रेशन टी। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास जनरेट हुआ है। अब हमारे पास ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला रहता है, साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस 1/2 बीटा ई नॉट, इसको हम क्या लिखेंगे, cos 2 पाई t, तो आपका कॉमन आ जाएगा, और साथ में बचेगा आपका न्यू माइनस न्यू वाइब्रेशन, और दूसरा टर्म आपका cos का क्या बनेगा, 2 पाई t कॉमन, न्यू प्लस न्यू वाइब्रेशन। तो ये आपका टर्म जनरेट होगा। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये तो आपका दिस इज नथिंग बट रेले स्कैटरिंग ओनली, क्योंकि अगर आप ये वाला देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो जो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहा है जो आपकी इंसिडेंट लाइट की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, लेकिन अगर आप इन वाली टर्म्स को भी कंसीडर करें, इन वाली टर्म्स को, तो इसमें देखिए एक तो आपका बीटा का फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है। तो अभी हमने क्या बोला था कि अगर आपका इंटरनल वाइब्रेशन, जो इंटरनल मोड है, वो वाइब्रेशन अगर आपका पोलराइजेबिलिटी को चेंज नहीं करेगा तो बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज बीटा क्या था, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेशन विद रेस्पेक्ट टू द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर ये बीटा ही 0 हो गया तो फिर तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। लेकिन अगर बीटा आपका नॉन जीरो है तो उस समय आप देखिए यहाँ पे दो एक्स्ट्रा वाइब्रेशन के फैक्टर्स हैं, और वो क्या है,
न्यू माइनस न्यू वाइब्रेशन और न्यू प्लस न्यू वाइब्रेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है उसमें से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो मॉलिक्यूल की है वो सब्ट्रैक्ट भी हो रही है और एडिशन भी हो रही है। और इसी के बेसिस पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स। तो ये जो आपका ये मैथमेटिकल पार्ट है, दिस इज नथिंग बट रमन स्कैटरिंग। इसी के बेसिस पर आप रमन स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो मॉलिक्यूल के साथ इनइलास्टिक कोलिजन करती है और उस इनइलास्टिक कोलिजन में इट एक्सचेंज एनर्जी। उस एनर्जी एक्सचेंज की वजह से जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो माइनस भी हो सकती है, वो प्लस भी हो सकती है। वो डिपेंड कर रहा है कि मॉलिक्यूल से एनर्जी ली गई है या मॉलिक्यूल को एनर्जी दी गई है। ठीक है, तो अभी आप देखिए, इसी से हम एक बहुत ही अच्छे कंक्लूजन पर पहुंचने वाले हैं और वो कंक्लूजन है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। ये इस क्वेश्चन का जवाब हमको यहां से मिलेगा। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर रमन एक्टिविटी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने जब भी रोटेशनल पढ़ा, मतलब माइक्रोवेव पढ़ा, इंफ्रारेड पढ़ा, तो हमें सबसे पहले मेन चीज जो जाननी थी वो ये था कि रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए मॉलिक्यूल की अगर उसको माइक्रोवेव एक्टिव होना है या फिर इंफ्रारेड एक्टिव होना है। तो हमने उनके सिलेक्शन रूल्स पढ़े, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि रमन एक्टिविटी की मेन रिक्वायरमेंट क्या है। रमन एक्टिविटी के लिए जो हमारा वाइब्रेशन है या फिर हमारा रोटेशन है, जो भी वो इंटरनल मोड है, उसको हमारी पोलराइजेबिलिटी को टाइम के साथ चेंज करना होगा। अगर टाइम के साथ वो पर्टिकुलर वाइब्रेशन या वो पर्टिकुलर रोटेशन हमारा पोलराइजेबिलिटी को चेंज नहीं कर पा रहा, देन दैट मॉलिक्यूल विल बी रमन इनएक्टिव। सो दिस चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी इज मस्ट फॉर मॉलिक्यूल टू बी रमन एक्टिव। अब हम आगे देखेंगे भी, जैसे हमने इंफ्रारेड में डिस्कस किया था ना कि इंफ्रारेड में किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर सपोज 3 नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है तो उसमें से एक हमारा एक्टिव है, 2 हमारा इनएक्टिव है। ऐसे ही हम रमन के अंदर भी देख सकते हैं, कुछ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऐसे होंगे जो पोलराइजेबिलिटी चेंज करेंगे समय के साथ, और कुछ नॉर्मल मोड्स ऐसे होंगे जिसमें पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो ये पोलराइजेबिलिटी का चेंज है ना, ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही हो। इनमें से अगर कुछ भी हो जाएगा तो वो हमारा रमन एक्टिव कहलाएगा। और अगर पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर रोटेशन और वाइब्रेशन, तब हम बोलेंगे हमारा मॉलिक्यूल रमन इनएक्टिव है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम इसमें अब देखें तो जो हमारे लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लीनियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए लीनियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे ऐसे थे जैसे H2O2, और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसी क्लास के मॉलिक्यूल्स थे, ना तो हम इनका माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा ले पाए क्योंकि इनके अंदर परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं था, और ना हम इनका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ले पाए बिकॉज वाइब्रेशन जो इनमें हो रही थी उसके वक्त भी इसमें कोई भी डायपोल मूवमेंट जनरेट नहीं हो रहा था। मतलब कोई भी मॉलिक्यूलर मोशन हम ये ना माइक्रोवेव ले पा रहे थे ना इंफ्रारेड ले पा रहे थे, बट दीज आर रमन एक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड बनता है उससे हमको पता चलता है कि पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए H2O2 हमारे रमन एक्टिव हैं, और ये हमको जो भी हमें H2O2 का एक डेटा है वो हमको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलता है, जो कि हमको माइक्रोवेव और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से नहीं मिला था। सिमिलरली जब हम आगे जाएंगे, जैसे CO2 देखेंगे, तो CO2 में हमारे कितने 4 नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन थे। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन का 4 था, तो इसमें हमारे पास एक ऐसी वाइब्रेशन थी जो इंफ्रारेड इनएक्टिव थी। हम इसमें देखेंगे कि वो पर्टिकुलर वाइब्रेशन जो इंफ्रारेड इनएक्टिव थी वो रमन में एक्टिव होती है। तो इससे बेसिकली अब आप देखिए हमको रमन की सिग्निफिकेंस पता चलती है। हमने जो पिछली टेक्निक्स यूज की उससे हमको मॉलिक्यूल्स का डेटा मिला था, पर रमन हमको ऐसा डेटा भी देगा जो हम पिछली
टेक्निक से नहीं ले पाए थे। प्लस अभी हमारे पास ऐसा भी डेटा मिलेगा जो हमको पिछली टेक्निक में मिला था, तो उसे हम कंपेयर भी कर सकते हैं और हम काफ़ी नई चीज़ें डिड्यूस कर पाएंगे जो हम आगे देखेंगे। अभी तो बेसिकली मैं सिर्फ एक थ्योरी समझाना चाह रहा हूँ कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। आगे जैसे जैसे हम रोटेशन और वाइब्रेशन की तरफ मूव करेंगे तब हम देखेंगे कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्यों है, बिकॉज उनसे हम मॉलिक्यूल्स को अच्छे से डिड्यूस कर पाते हैं। इसका हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तब हमको पता चलता है रमन का एक्चुअल सिग्निफिकेंस। तो ये हमने डायटोमिक की बात, लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात की। ऐसे ही हमारे सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स हैं, तो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में भी हम रमन एक्टिविटी देख सकते हैं। रमन एक्टिविटी हमको कहाँ नहीं मिलती है, वो हमें मिलती नहीं है स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स मैंने पहले डिस्कस किए थे। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे CH4, ये जो है ये टेट्राहेड्रल शेप का है, ये स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में आता है। जैसे CCl4, ये स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल है। तो इनमें क्या होता है, इनका जो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड है दैट इज स्फेरिकल, और स्फेरिकल भी वो ऐसा है दैट इज आइसोट्रोपिक स्फेरिकल। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, आपको पोलराइजेबिलिटी इंड्यूस नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके रमन इनएक्टिव होते हैं। और अब आपकी जो फोर्थ कैटेगरी बची वो बची एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक वाले तो आपके रमन एक्टिव ही होते हैं। तो ये बेसिकली मैंने डिस्कस किया कि रमन एक्टिविटी आपको कब मिलेगी, और जो आपके 4 डिफरेंट कैटेगरी हैं, लीनियर, सिमेट्रिक टॉप, एसिमेट्रिक और स्फेरिकल, तो उनमें आपको किसमें रमन एक्टिविटी मिलेगी, किसमें नहीं मिलेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली मैं रोटेशनल रमन डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।